हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और मैं हूँ सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आपका आई एग्ज़ाम बी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरबीआई का 7 अप्रैल 2021 को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग हुआ था उसका हम एनालिसिस देखने वाले हैं। तो ये एनालिसिस देखते वक्त जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएंगी मैक्सिमम हम सारे के सारे कवर करने का ट्राई करेंगे। तो ये है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 7 अप्रैल का स्टेटमेंट जो आपको आरबीआई के वेबसाइट पे मिलेगा। तो इसको कहते हैं एक्चुअली रिजोल्यूशन, यानी कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। तो अगर आपको ओरिजिनल ये पढ़ना है तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पर आपको ये जो स्टेटमेंट है नियर अबाउट 5 पेजेस का ये, तो आप वहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में उसका एक स्नैपशॉट देखने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या उन्होंने वहाँ पर बताया है और हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जब भी आप कोई भी एक आरबीआई रिलेटेड थिंग अगर पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक्चुअली कितने मेंबर्स है। जैसे 4 है, 5 है, 6 मेंबर्स है। आपको नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है, आप अलग अलग बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लेवल के हिसाब से कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 ऐसे आ सकते हैं। तो और कभी कभी उनको डीप में जाना है तो वहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि नेम्स ऑफ द एमपीसी मेंबर्स, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जितने सारे मेंबर्स हैं उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख रहे हैं, तो आप इसको एक बार स्टॉप करके खुद को पूछ सकते हैं कि डू यू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब अभी हम देखेंगे। तो ये है अशीमा गोयल। एक्चुअली क्या है, ये सेकंड एमपीसी है। इसके पहले का एमपीसी का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ 5-6 महीने पहले ये जो नए 3 मेंबर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट किया था, और बाकी के 3 मेंबर्स कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। दूसरा है, ये दूसरे मेंबर है शशांक भिडे एंड जयंत वर्मा। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में इनका क्या क्या स्टांस है, जैसे पॉलिसी स्टांस हम आगे देखने वाले, जैसे डॉविश है, ये पॉलिसी स्टांस इनका न्यूट्रल है, इनका स्टांस है न्यूट्रल टू डॉविश, और ये अलग अलग स्टांस क्या होते हैं वो भी हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आरबीआई का जो डॉक्यूमेंट दिया उसी में उन्होंने बताया था कि ऑल मेंबर्स ऑफ द एमपीसी, यानी कि वहाँ पर 6 मेंबर्स थे। जैसे उन्होंने नाम दिए हैं शशांक भिडे, उसके बाद डॉक्टर अशीमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा, देन डॉक्टर मृदुल सग्गर, डॉक्टर माइकल पात्रा एंड श्री शक्तिकांत दास। तो जनरली ये जो 3 लोग हैं ना, ये लास्ट वाले 3, दीज आर फ्रॉम दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये है गवर्नर, आप सबको पता है। माइकल पात्रा सर जो है वो है डेप्यूटी गवर्नर, एंड डॉक्टर मृदुल सग्गर ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो डिपार्टमेंट है आरबीआई का उनका वो हेड है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे दिखा है कि यूनानिमसली वोटेड फॉर कीपिंग द रेट पॉलिसी रेट अनचेंज, यानी कि सब लोगों ने कहा, वोटिंग करना होता है वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। तो हर एक जो मेंबर है वो वोटिंग करता है, एंड वहाँ पर डेमोक्रेटिकली वो डिसाइड करते हैं कि आगे क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोगों ने ऐसा वोट किया था कि हम इसको रेट जो है वो अनचेंज रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखना पड़ेगा हमें कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये कौन से एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है। तो ये है सेक्शन 45ZA ऑफ द आरबीआई एक्ट रिक्वायर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो फॉर्म हुई है ये हुई है आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, और वहाँ पर ये एक्ट में ऐसा लिखा है कि आरबीआई को जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसका जो रेट है
प्लस और माइनस 2% रखना है। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको कहा ना, ये रिसेंटली जो फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इनका जो टेनर है वो है 5 साल का, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक है। यानी कि ये रिसेंटली फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनका ये फर्स्ट मीटिंग हुआ था। जैसे हम एमपीसी के मेंबर्स देख रहे थे, वहाँ पर ये हमारे गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, ये मेंबर है। डॉक्टर एमडी पात्रा, ये आरबीआई के गवर्नर है, ये मेंबर है। एंड देन थर्ड जो मेंबर है डॉक्टर मृदुल सग्गर। तो इनके पास क्या है, ये ईडी है और इनके पास चार्ज है 2 डिपार्टमेंट का। आप इसको कहते हैं डीईपीआर, जो आरबीआई रिक्रूट करता है ना, उसका नाम है डीईपीआर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है इनके पास, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। एक्चुअली पहले जो माइकल पात्रा थे वो पहले ईडी थे इसी डिपार्टमेंट के। तो इसके पहले ये जो पोजीशन थी, ईडी का जो पोजीशन था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, उस पे माइकल पात्रा सर थे। लेकिन अभी वो डिप्टी गवर्नर बन गए और वो वहाँ पर अभी कंटिन्यू रहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर। एक्चुअली क्या होता है आरबीआई में, अगर आप देखेंगे ना, तो टोटल 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उसमें 2 होते हैं इंटरनल प्लस 2 होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि 3 लोग जो थे वो इंटरनल थे, और वो इसलिए हुआ था कि जो माइकल पात्रा सर थे, वो जो इकोनॉमिस्ट का पोजीशन होता है आरबीआई में, वहाँ पर मार्केट से कोई भी इकोनॉमिस्ट आ सकता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो एज ए एक्सटर्नल इकोनॉमिस्ट थे, वहाँ पर माइकल पात्रा सर ने वहाँ से एप्लीकेशन किया, उनका सिलेक्शन वैसे हुआ है। तो टेक्निकली ही इज़ नॉट अ इंटरनल डिप्टी गवर्नर। इंटरनल डिप्टी गवर्नर 2 अलग हैं, एक है राव सर और दूसरे अभी जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं बीपी कानूंगो सर। और ये मैं आपको क्या है ना, जैसे मान लो आप कोई भी एक लेक्चर देख रहे, तो मेरा ऐसा स्टाइल है बताने का कि मैं आजू बाजू वाला भी जो कुछ भी नॉलेज होता है मेरे पास या इन्फॉर्मेशन होता है, वो मैं स्टूडेंट्स को देने का ट्राई करता हूँ। और आप इस वीडियो को 1.5 या 2 के स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि इनिशियली मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि जो नए स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट है, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये जो एक आर्टिकल है या सेक्शन कह सकते हैं आप इसको, सेक्शन 45ZI, इसमें मीटिंग के बारे में कहा गया है। देखो, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीबी का कर रहे हैं या नाबार्ड का कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन आ सकता है कि एज पर दी आरबीआई एक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे द बैंक, यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई का कोई भी इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है या रिपोर्ट होता है, जब वहाँ पर बैंक लिखते हैं कैपिटल, तो उसका मतलब होता है रिजर्व बैंक। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं, अब ये सिर्फ जो इंटरनल लोग हैं उनको पता होती है। लेकिन क्या है, मैं अभी एक्सटर्नल बन गया और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। कभी भी आप अगर देखेंगे कैपिटल बी और बैंक आएगा, तो उसका मीनिंग होता है दिस इज़ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक शॉल ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 4 मीटिंग्स। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आएगा कि कितनी मीटिंग्स होती है, 6 मीटिंग्स, एटलीस्ट 4, तो करेक्ट आंसर होगा एटलीस्ट 4। लेकिन आरबीआई 6 मीटिंग कंडक्ट करता है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली एक्ट में लिखा है एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए इन अ ईयर। द मीटिंग शेड्यूल of the monetary policy committee for a year shall be published by the bank at least 1 week before the first meeting in that year। यानी कि अभी हम देखेंगे, अभी जो रिसेंटली जो मीटिंग हुआ है वो हुआ था 5, 6, 7 तारीख को, 3 दिन मीटिंग चलता है। उसके पहले 1 वीक पहले आरबीआई ने उसका टाइम टेबल पब्लिश किया था कि आगे की जो मीटिंग्स है वो कब कब होने वाली है। देखो, ये 6 मीटिंग्स है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ये पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में कितनी मीटिंग्स होने वाली है। ये फर्स्ट मीटिंग हो गई, अभी इसके बाद जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर एंड फरवरी में इस तरीके से होगा। यहाँ पर दिखा है, देखो, द रिजर्व बैंक ऑन March 31 रिलीज्ड द डेट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ड्यूरिंग 21-22 एज पर द सेक्शन 45ZI ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। तो हमने जो एक्ट पढ़ा था वहाँ पे क्या लिखा था कि 1 हफ्ते पहले उसको अनाउंस करना है, और 1 हफ्ता इसके पहले, यानी कि उन्होंने 31 मार्च को ही अनाउंस कर दिया था कि
अगली जो 6 मीटिंग होने वाली है वो इस डेट पे होगी। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं डीप लेवल में, तो इस टाइप के क्वेश्चन फेज 2 के फाइनेंस के पेपर में आ सकते हैं। ये आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड ये है मेरे एंगल से कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस, ये सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। यानी कि अगर एक्सपांशन करना है आपको, अगर मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि पैसा मार्केट में ज़्यादा डालना है तो क्या होता है, उसमें डिक्रीज़ करते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग लोन ले लेंगे, ठीक है, मार्केट से लोग पैसे उठाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि उसको कहते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी या अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी या डोविश स्टांस भी उसको कहते हैं। यानी कि जब गवर्नमेंट को ग्रोथ पे ध्यान देना है, क्योंकि ग्रोथ कब होगी, जब जो इंडस्ट्रीज़ है या कॉरपोरेट्स है अगर उनको कम इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन मिल सकता है या मिल रहा है तो वो मार्केट से पैसा उठाएंगे एंड वेरियस एक्टिविटीज़ में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो पॉलिसी स्टांस होता है आरबीआई का, एक आप सुनेंगे कि आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस लिया है। अकोमोडेटिव स्टांस मतलब उनका एक्सपांशनरी पॉलिसी है, वहाँ उसको ईजी भी कह सकते हैं आप उसको, और उसमें क्या होता है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों वर्ड्स, इसका मीनिंग सेम है, अकोमोडेटिव या फिर डोविश या फिर एक्सपांशनरी, ईजी। और इसमें क्या करते हैं, बैंक क्या करता है, रेट डिक्रीज़ करता है या फिर एटलीस्ट वो कम करता है। जैसे मान लो 5 से 4 किया, 4 से 3 किया, फिर 3 से आगे बढ़ाया नहीं लेकिन वहाँ पर ही अनचेंज कर दिया, तो उसको भी आप अकोमोडेटिव कह सकते हैं, यानी कि उन्होंने रेट बढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि दूसरा टाइप क्या है। जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं आप हॉकिश कह सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शनरी कहते हैं या टाइट कहते हैं या इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। यानी कि जब आप आरबीआई रेट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है मार्केट को जो मनी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। यानी कि मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर उसको हॉकिश भी कह सकते हैं। जो बर्ड्स होते हैं ना, हॉक या हॉकिश क्या है, डोविश। तो ये दो बर्ड्स है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे ये नाम दिया, लेकिन ये इसका सारा का सारा मीनिंग सेम होता है। यानी कि जब आरबीआई रेट इंक्रीज करता है उसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, या उसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, या फिर उसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो आरबीआई का कभी कभी आप सुनेंगे आरबीआई ने हॉकिश स्टैंस लिया है, आरबीआई ने डोविश स्टांस लिया है। डोविश स्टांस लिया मतलब थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा और थोड़ा ग्रोथ पे फोकस होगा। लेकिन अगर हॉकिश है, इसका मतलब है उनका फोकस है इन्फ्लेशन पे, इसलिए इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे। एक थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होता है, उसको न्यूट्रल कहते हैं या फिर उसको वेट एंड वॉच भी कह सकते हैं। यानी कि अभी आरबीआई को क्या है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल एक ऐसे पॉइंट पे है, अभी आरबीआई इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अभी उनके पास इतना डेटा नहीं आया है कि आगे एग्जैक्टली क्या करना है। तो इसलिए इसको ये भी कहते कि न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस है। यहाँ से आगे आरबीआई आगे भी जा सकता है, यानी कि इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ऑफ वेरियस सेक्टर्स, या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं अलग अलग, उसके बेसिस पे ये सारा डिसाइड होता है। तो अभी ये अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मीनिंग होता है। एन अकोमोडेटिव स्टांस मीन्स अ सेंट्रल बैंक विल कट रेट्स टू इंजेक्ट मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम व्हेनेवर नीडेड। यानी कि जब ग्रोथ का उनका एंगल होता है या ग्रोथ का स्टांस है तो वहाँ पर वो उस टाइप का पॉलिसी रेट वहाँ पर कम करेंगे, ठीक है। एंड चेंज इन दिस स्टांस टू न्यूट्रल मीन्स आरबीआई विल अल्टर रेट्स इन एनी डायरेक्शन। वो कहीं पर भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते, टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई। यानी कि वहाँ पर मनी सप्लाई कम करना है तो कम करेंगे, बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। वी कैन से वेट एंड वॉच पॉलिसी, मोर डेटा रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसीजन। जहाँ पर न्यूट्रल स्टांस लिया है वहाँ पर अभी
फिक्स्ड उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, उनके नाम क्या है, कौन सा एक्ट है, कितनी बार मीटिंग होती है, अलग अलग स्टांसेस क्या होते हैं। तो अभी इस बार जो एक्चुअल अनाउंसमेंट किया है वो क्या किया हम देखते हैं। तो उन्होंने अनाउंसमेंट ये किया है कि कीप द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LF अनचेंज्ड एट 4%। यानी कि उन्होंने इस बार कोई भी चेंज नहीं किया है, जैसा पहले था वैसा ही उसको अनचेंज रखा है। एंड सिमिलरली फिर जो रिवर्स रेपो रेट है अंडर द LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रिमेन्स अनचेंज एट 3.35% एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF कहते हैं उसको, ये जो रेट है, एंड द बैंक रेट एट 4.25%। आप देखिए जैसे मान लो परसेंट है तो वो कभी ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। तो इसीलिए RBI का जो इंग्लिश का पेपर होता है या फिर ESI एंड FM का भी पेपर होता है, तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आपको परसेंट का साइन नहीं देना है, आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। तो वो हम उसको कहेंगे कि जब आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है वहाँ पर जनरली वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे रेट्स होते हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, जब आप RBI के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर पॉलिसी रेट्स है, उसके बाद रिजर्व रेशो है, यानी कि CRR SLR इसको कहते हैं रिजर्व रेशोज़। और पॉलिसी रेट जो होते हैं वो 4 होते हैं, उसको आप पॉलिसी रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद ये रिवर्स रेपो है, ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ये बैंक रेट। तो ये दोनों सेम रहते हैं। आज के डेट में बैंक रेट का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, हम जनरली ये 2 रेट्स की बात करते हैं। रेपो रेट यानी कि RBI जो बैंक को लोन देता है वो जो रेट होता है उसको कहते हैं रेपो रेट। एंड रिवर्स यानी कि बैंक के पास जब एक्स्ट्रा पैसा आता है वो RBI के पास रखते हैं अलग अलग बैंक्स, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में क्या कहा है, उन्होंने रेट चेंज नहीं किए हैं, लेकिन उनका स्टांस क्या हम देखते हैं। द MPC ऑल्सो डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अकोमोडेटिव स्टांस, यानी कि उनका जो व्यू है या उनका स्टांस है, हम देखते हैं ना स्टैंड पॉइंट कहते हैं, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है इस पर, तो उसको स्टांस कहते हैं इकोनॉमिक पार्लेंस में। तो एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू सस्टेन ग्रोथ ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस एंड कंटिन्यू to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward। यानी कि उनका हमने देखा है कि अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या होता है, उनका ध्यान होता है ग्रोथ पे, लेकिन ग्रोथ पे ध्यान है, लेकिन MPC का जो मैंडेट है 4 ± 2% उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन अगर ये ब्रीच हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनका मैंडेट है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है CPI वो 2% से लेके 6% के बीच में होना चाहिए। तो अगर उनको लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो ये अकोमोडेटिव स्टांस छोड़ के उसमें फिर उनको रेट जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, और हमने ये पिछले स्लाइड में ही देखा था कि दीज डिसीजंस आर इन कॉन्सोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द मीडियम टर्म टारगेट ऑफ CPI इन्फ्लेशन ऑफ 4% विद इन अ बैंड ऑफ ±2% वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। यानी कि RBI को दोनों चीज़ देखनी होती है, ग्रोथ भी देखना है और इन्फ्लेशन भी देखना है। ग्रोथ के लिए ऐसा कोई टारगेट नहीं है लीगली, लेकिन इंटरेस्ट रेट के लिए या इन्फ्लेशन के लिए उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट रखा है 4% ±2। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। आपको अगर कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन का टारगेट रखना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए कितना अच्छा है, तो यहाँ पर आप कोई एक ऐसा व्यू बना सकते हैं कि इन्फ्लेशन तो ठीक है लेकिन इसमें हम कहते हैं रियल जो ग्रोथ है उसका भी कुछ एक टारगेट होना चाहिए। अगर हम सिर्फ इन्फ्लेशन करते रहेंगे और ग्रोथ को कोई ऐसा टारगेट नहीं रखेंगे तो फिर कोई ग्रोथ का मैंडेट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमी बढ़ानी है, सबको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ानी है, तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा अगर आप ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा
एंड देन अगर कुछ इन्फ्लेशन होता भी है तो दे कैन मैनेज। तो इसलिए मतलब आप अगर मुझे पूछेंगे तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसी तरीके से उसमें एक ग्रोथ का भी टारगेट होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर आपको इसको डीप में पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये बताना था कि पिछली जो 3 मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसमें क्या स्टांस आरबीआई का रहा था। तो इसके सबसे पहले हुआ था अक्टूबर 2020 में, तो वहाँ पर भी अकोमोडेटिव स्टांस था। आपको पता है अकोमोडेटिव क्यों, क्योंकि कोविड के वजह से काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद थी या उसका मतलब हम कहते हैं 50% लेवल पे चल रहा था। तो इसीलिए उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस यानी कि इंटरेस्ट रेट कम रखे और उनका जो फोकस था वो मोस्टली ग्रोथ पे था। उसके बाद की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो दिसंबर में थी, वहाँ पर भी उन्होंने सेम स्टांस रखा है, अकोमोडेटिव स्टांस। अगर आपको डिटेल में ये क्या है पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पिछली जो 3 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें आरबीआई ने क्या स्टांस लिया था। और इसके रिसेंटली जो इसकी पहली वाली हुई थी फरवरी में, वहाँ पर भी इनका अकोमोडेटिव स्टांस था। लेकिन उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस लेने के जो रीजंस थे ये तीनों पॉलिसी में थोड़े थोड़े उसमें डिफरेंसेस थे। तो आप यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप यहाँ पर स्टॉप करके पढ़ सकते हो। अब ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर इन्होंने ये दिया है कि द एमपीसी वोटिंग पैटर्न, जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि उनका वोटिंग होता है, 6 लोग वोट करते हैं कि क्या करना है, रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, कम करना है, न्यूट्रल रखना है। तो उन्होंने क्या दिया आप देखते हैं। आप देखो, द एमपीसीज वोटिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल मेंबर्स असेसमेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसी प्रेफरेंसेस। आगे एक टेबल दिया है, हम वहाँ पे देखते क्या दिया है। द एमपीसीज यूनानिमस वोट on the policy rate in all the 3 meetings during October 2020 to March 2021 was a reflection of the unprecedented pandemic and an unambiguous consensus on continued policy support। यानी कि उनका कहना है कि पिछली 3 जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई उसमें सारे के सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली वोट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ क्या हुआ था। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे इंडिया में ये जो टाइम है अक्टूबर से लेके मार्च तक, इसमें 3 पॉलिसी मीटिंग हुई। ठीक है, मीटिंग विथ फुल कंसेंसस, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स का एक ही मानना है। ये हुआ 3 मीटिंग है, यानी कि तीनों के तीनों मीटिंग में। जैसे अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर जापान में देखेंगे तो यहाँ पर एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई कि जहाँ पे कंसेंसस हुआ है। यूके में कंसेंसस हुआ है 4 के चारों मीटिंग में, यूएस में भी हुआ है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स है वो सभी के सभी मेंबर्स का एक ही मतलब जो फ्यूचर का एनालिसिस है वो सेम है। और ये बात अच्छी है। कभी कभी क्या हो जाता है कि 4-2 से होता है या कभी कभी 3-3 हो जाए, तो ऐसा हम मानेंगे कि ये जो इकोनॉमिस्ट है हाई लेवल के, इनके बीच में हम कहते हैं कोई कंसेंसस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जितने के जितने मेंबर्स हैं उनका कंसेंसस हुआ और उनका सेम स्टांस यहाँ पर रहा है। तो भी मेन ये रिपोर्ट्स में क्या क्या दिया है या क्या बताया गया है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में हम शॉर्ट में देख लेते। इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैम्पर्ड बाय अ न्यू म्यूटेंट ऑफ कोविड-19 वायरस। ठीक है, यानी कि ये न्यू म्यूटेंट है। म्यूटेंट यानी कि जो वायरस होता है, म्यूटेशन होता है उसमें, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बिहेवियर चेंज करता है। तो इसको ये सेकंड और थर्ड वेव कहते हैं। तो इसका ये थोड़ा सा डेंजरस है पहले से। ठीक है, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर हुई है। और आपने भी देखा होगा अभी हमारे राइट नाउ अभी जो अप्रैल महीना चल रहा है इसमें भी काफ़ी सारे कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अनइक्वल एक्सेस टू वैक्सीन्स, यानी कि सबको इक्वल एक्सेस नहीं है। फ्रेश लॉकडाउन्स है, डिप्रेस्ड डिमांड्स है, यानी कि जो डिमांड है वो काफ़ी कमी आई है उसमें। ठीक है, यहाँ पे ये भी उन्होंने लिखा है कि इन्फ्लेशन इज स्टिल अ कंसर्न ड्यू टू फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस। ये हम ग्लोबल लेवल का देख रहे हैं एंड सिमिलर ट्रेंड है हमारे इंडिया में भी। तो मेजर इक्विटी मार्केट्स गेन सिग्निफिकेंटली। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाकी सब कुछ डाउन चल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी मतलब लोग आईपीओस भी आए हैं, लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है,
स्टॉक मार्केट से काफ़ी बड़े भी है। कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम ईएमईज यानी कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में है, यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो है यानी कि लोगों ने पैसा वहाँ से निकाल के वो उनके कंट्री में लेके गए, उसको कहते हैं कैपिटल आउटफ्लोज। सेलिंग प्रेशर ऑन डोमेस्टिक करेंसीज। अभी हम देखते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे क्या कहा। द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स फॉर 2020-21 रिलीज बाय द NSO ऑन February 26, 2021 प्लेस्ड इंडियाज रियल GDP डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कॉन्ट्रैक्शन एट 8% ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि ये जो एस्टिमेट है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट, इन्होंने कहा है कि GDP कॉन्ट्रैक्शन होगा। हम जैसे कहते हैं ना GDP ग्रोथ, अभी हमें पूरी आदत थी GDP ग्रोथ 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 सुनने का, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से क्या है काफ़ी सारा टाइम इकोनॉमी बंद रही, इसलिए GDP में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर पहले 100 थी तो अभी ये 92 हो गई है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और अगर 100 से 108 गए तो आप इसको कह सकते हैं कि 8% इसमें ग्रोथ हुआ है। ये रिपोर्ट में एक पैरा है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, यानी कि इसका मीनिंग है ये काफ़ी फास्ट चेंज होता है। जैसे व्हीकल सेल्स है, रेलवे फ्रेट ट्रैफिक है, टोल कलेक्शंस है, गुड्स एंड सर्विसेज GST रेवेन्यू, ई-वे बिल्स एंड स्टील कंजम्पशन सजेस्ट, यानी कि ये जो फास्ट फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है, इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, ये क्या सजेस्ट करता है, सजेस्ट दैट गेन्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटी इन Q3 एंड एक्सटेंडेड इनटू Q4, यानी कि वो जो गेन है वो कंटिन्यू हुआ है। फिर ये भी ऑब्जर्वेशन था कि कोर इंडस्ट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है फरवरी में। तो कोर इंडस्ट्रीज़ कितनी है, टोटल कोर इंडस्ट्रीज़ 8 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ESI में या फाइनेंस में भी आ सकता है, या फेज़ 1 के GA में, या कोई भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ है कितनी है और उसके नाम, जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये याद ही रखना है, मतलब कुछ ना कुछ करके ये जो 8 नेम्स हैं आपको डेफिनेटली मगअप करके याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अभी इसमें एक इन्फ्लेशन रिलेटेड भी पैराग्राफ था, मैं आपको पढ़ता हूँ और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और यहाँ पर है उसके बाद फूड इन्फ्लेशन, उसके बाद है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है फ्यूल इन्फ्लेशन। तो ये यहाँ पर हमारे लिए नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं हम बार बार सुनते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, फूड इन्फ्लेशन क्या है, फ्यूल इन्फ्लेशन क्या है, तो इसके हम मीनिंग अगले स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। तो ये इंटर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपको फेज़ 1 में या फेज़ 2 में कहीं पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे सिलेबस का जो RBI का सिलेबस है उसका ये पार्ट भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट। हेडलाइन का मतलब है जितने सारे गुड्स है अगर हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं तो उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स, कोर यानी कि क्या है, इसमें एक्सक्लूजन करना है हमें फूड एंड फ्यूल आइटम्स फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन मेजर्स विच एक्सक्लूड ट्रांजिटरी और टेम्पररी प्राइस वोलेटिलिटी। इसमें क्या होता है, प्राइस वोलेटिलिटी टेम्पररी होता है, इसलिए उसको एक्सक्लूड करेंगे आप, तो जो बचेगा वो होता है कोर। As in the case of some commodities such as food items, energy products, etc., it reflects the inflation trend in the economy। ठीक है, तो ये कोर इन्फ्लेशन में क्या है, हमें जो ट्रांजिटरी आइटम होते हैं जो ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं उसको माइनस करना है, किससे, जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है उससे। देखो MPC ने बॉन्ड मार्केट के ऊपर भी कमेंट किया, तो उनका कहना था कि कॉरपोरेट बॉन्ड इशुएंस यानी कि कितने इशू किए, एट 6.8 लाख करोड़ ड्यूरिंग 2021 were higher than 6.1 लाख करोड़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, यानी कि इनका कहना है कि ये जो साल है हमारा अभी रिसेंटली चल रहा है उसमें ज़्यादा कंपनीज़ ने, कॉरपोरेट्स ने बॉन्ड इशू किए हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में अभी थोड़ा सा
एक्टिवनेस आ गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जैसे बॉन्ड का मेंशन हुआ है तो हम देखते हैं कि ये बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट यानी कि हम क्या कहते हैं कि आपने किसी को लोन दिया, आपके पास अगर बॉन्ड है तो वो एक पेपर रहेगा, और डेट इंस्ट्रूमेंट है यानी कि वो ये बताता है कि आपने किसी को पैसा दिया है। इन विच एन इन्वेस्टर लोन्स मनी, लोन्स यानी कि लोन दिया है, टू एन एंटिटी, इसमें क्या होता है कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, which borrows the funds for a defined period of a time at a variable or fixed interest rate. The bond holders यानी कि जिसके पास बॉन्ड है जनरली गेट इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कूपन, इसको कूपन रेट कहते हैं, 5%, 8%, 10%। एंड सम बॉन्ड्स आर ऑल्सो जीरो कूपन बॉन्ड्स विच आर इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं उसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि वो आपको कोई मंथली इंटरेस्ट नहीं देंगे। उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉन्ड है, इसका वैल्यू है 1000 रुपीज़, तो जब इशू करेंगे आपको इशू करेंगे डिस्काउंट पे, यानी कि आप 700 रुपये पे ले लेंगे इसको, ठीक है। और मान लीजिए 5 साल का लिए, तो 5 साल बाद आपको इसके 1000 रुपये मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है आपने 700 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको 3 साल में 300 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। तो ये सिंपल कंसेप्ट होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड में, ठीक है। और ये आगे भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जिक्र आया था इसलिए फिर मैंने आपको बता दिया। तो सीपी में यानी कि कमर्शियल पेपर के बारे में क्या लिखा था कि इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर्स टर्न अराउंड सिंस December 2020 एंड वेयर हायर बाय 10.4% ड्यूरिंग द December 2020 टू March 2021 दैन इन द सेम पीरियड प्रीवियस ईयर, यानी कि देखो 10% का इंक्रीज़ हुआ है कमर्शियल पेपर में। तो अभी हमें देखना है कि कमर्शियल पेपर क्या होता है। तो कमर्शियल पेपर क्या है, ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अनसिक्योर्ड यानी कि उसको कोई बैकिंग नहीं है, ठीक है। अनसिक्योर्ड का मतलब जैसे आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हो ना, जैसे मान लो कोई भी आप लोन लेते हो तो उसमें सिक्योरिटी होती है, यानी कि घर लिया तो होम मॉर्गेज करेंगे, कार लिया तो उसको हाइपोथिकेशन करेंगे। लेकिन जो पर्सनल लोन होते हैं वो होते हैं अनसिक्योर्ड, यानी कि अगर किसी ने डुबा दिया तो उसको रिकवर करने के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड, देयर इज़ नो बैकिंग ऑफ एनी एसेट। तो ये है इसको कहते हैं ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है अनसिक्योर्ड। कॉरपोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू इशू सीपी। कमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है, ये इशू कर सकते हैं। सीपी कैन बी इशूड फॉर मैच्योरिटीज़ बिटवीन मिनिमम 7 days टू मैक्सिमम 1 year, क्योंकि आपको पता है जो अपने मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका मैक्सिमम टाइम होता है 1 साल का, ठीक है। एंड सीपी कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 lakhs और मल्टीपल ऑफ दैट, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इस प्रपोर्शन में वो इशू कर सकते हैं। तो इसलिए जब मैं ये मॉनेटरी पॉलिसी ले रहा हूँ तो इसके साथ जो जो कंसेप्चुअल टर्म्स आ रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये जो पीरियड है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। द इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड बाय $99 billion ड्यूरिंग 2020-21 टू $577 billion, ठीक है, एट द एंड ऑफ March 2021, प्रोवाइडिंग एन इम्पोर्ट कवर ऑफ 18.4 months एंड 102% ऑफ द इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें टोटल सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ये जो पैसा है हमें 18 महीने तक मतलब यूज़ में आ सकता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं हमारा 18 मंथ्स का इंपोर्ट करने के लिए। और ये है हम नियर अबाउट 100% हमारा इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट, यानी कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है नियर अबाउट इतना ही है, क्योंकि वो 100% के आसपास है। देखो एक आरबीआई का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे ना, उसमें इस टाइप का प्रोजेक्शन का चार्ट आप हर बार देखेंगे, इसको कहते हैं फैन चार्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो रेड लाइन है ना, ये इसको कहते हैं 50% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसका मतलब है ये इन्फ्लेशन जो है ये इसके बीच में, यानी कि आप पकड़ लीजिए इसको नियर अबाउट 5% के आसपास, इतना रहने का इनका कॉन्फिडेंस है 50%, ठीक है, इसके बीच में। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा, मुझे बताओ अगर ये 90% कॉन्फिडेंस मैं कह रहा हूँ कि 0 से लेके 9%, तो इतना तो होने ही वाला है ना ये। अगर मैं आपको कहूँगा कि आरबीआई का फेज़ 2 का कट ऑफ कितना आएगा, रेंज अगर मैं कहूँगा आपको 0 से लेके 300,
तो मेरा आंसर 100% बराबर आने वाला है, क्योंकि इसी के बीच में रहने वाला है। और जब मैं इसको नैरो डाउन करता हूँ, तो अगर मैं इसको कहूँगा कि 150 टू 200, तो इसमें फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर कोई कहता है कि चलो एग्जैक्टली बताएगा 169 और 170, तो ये जो हो जाएगा, ये तो कह सकते हैं 1% 2% ही है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी ये इसको कहते हैं फैन चार्ट, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। तो इसलिए ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसी के बीच में तो आने ही वाला है, यानी 90% चांस है कि इसी के बीच में रहेगा। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फेज़ 2 का कट ऑफ कितना रहेगा, 0 से 300, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 100%, क्योंकि इसी के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट फैन चार्ट का। आप आरबीआई के नियर अबाउट एवरी रिपोर्ट में इस टाइप के डायग्राम्स होते हैं। और इनका जो जीडीपी के बारे में है, और ये जीडीपी रिलेटेड है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ इनका कहना है कि जीडीपी का जो प्रोजेक्शन होने वाला है ये इसके बीच में, यानी कि 7.5% के आसपास होगा। और अगर 90% कहना है उनका, तो 1% से लेके 14%, तो इसके बीच में तो होने ही वाला है। तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि आपको पता चले कि ये जो चार्ट है फैन चार्ट है, और ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और ये उनके आरबीआई का जो आई थिंक फेसबुक पेज है, वहाँ पर ये काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पर मतलब ये जस्ट आप देख लीजिए, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या बताना है कि 25,000 करोड़ नाबार्ड को दिया है, 10,000 करोड़ एनएचपी है, 15,000 करोड़ सिडबी को। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये तो आप पढ़ के मतलब आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें समझने जैसा नहीं। जो एक्सप्लेन करने जैसे चीज़ें वो मैंने इसके वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दी है। तो ये जस्ट देख लीजिए क्या क्या पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ था इसमें। और इसके बाद और ये भी है, पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है जुलाई एवरी ईयर, ये भी कुछ कुछ अनाउंसमेंट किया है। तो आप यहाँ पे ये सारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि आरबीआई ग्रेड बी 2022 का कोर्स कब चालू होगा। तो जल्दी ही मैं उसका अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। वो हम 15 अप्रैल से चालू करने वाले हैं, और 1-2 दिन में मैं इसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि डिटेल में उसमें हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये अभी आपको पता है, मेरा पहला प्लेटफॉर्म था टारगेट आरबीआई, और ये सीपी जोशी सर का आई एग्ज़ाम भी का प्लेटफॉर्म। और अभी हम 3 लोग जो है वो मार्केट में ऐसे हैं, इंडस्ट्री में, एजुकेशनल इंडस्ट्री में, मेंटरिंग इंडस्ट्री में, कि जो आरबीआई से है, और वो तीनों के तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है, आई एग्ज़ाम भी के प्लेटफॉर्म पे। ये मैं हूँ सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर आरबीआई। उसके बाद डॉक्टर सीपी जोशी है, ये एक्स एजीएम रह चुके हैं। एंड डॉक्टर शर्मा जी है, ये एक्स सीजीएम रह चुके हैं, चीफ जनरल मैनेजर, और वो रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। आरबी उनको आरडी कहते हैं, यानी कि कोई भी एक स्टेट होता है, जैसे महाराष्ट्र है, या फिर आप गुजरात कहेंगे, वहाँ पे अहमदाबाद में ऑफिस है, तो रीजनल डायरेक्टर इज़ अ इंचार्ज ऑफ होल स्टेट, यानी कि पूरे स्टेट के वो चीफ होते हैं। तो ऐसे 3 मेंटर्स का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो यस, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियोस में रेगुलर इंटरव्यू पे अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।